हेलो दोस्तों, हम हमारी 9th क्लास की एनसीईआरटी के ज्योग्राफी के एनसीईआरटी के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें हम नेक्स्ट आज पढ़ेंगे कि उसमें अपवाह तंत्र के बारे में। अपवाह तंत्र की जो मेन इम्पोर्टेंट कुछ व्याख्याएं हैं या फिर एक बार जो कुछ शब्दावलियां हैं उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे, जिसमें कि फर्स्ट हम बात करते हैं अपवाह क्या होता है। अपवाह होता है कि एक नदी जो नदी के क्षेत्र या फिर नदी जितने इलाकों से गुजरती है, फिर जितने इलाकों को वो कवर करती है उसको अपवाह क्षेत्र कहा जाता है। जिसमें कि जैसे कि कोई नदी अगर ट्रेवल कर रही है एक एरिया से, एक जगह से स्टार्ट होके या फिर एक माउंटेन से स्टार्ट होके एक समुद्र तक वो जाती है, तो उसके बीच में वो कितने जगहों को घेरती है उसको अपवाह कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं अपवाह द्रोणी की, जिसमें कि जितने क्षेत्र तक, जैसे कि हम बात करें हमारे जो कुछ इलाके हैं जिसमें कि हमारे जो हिमालयन माउंटेन्स हैं उनके इलाके हैं, तो उनकी हम अगर बात करते हैं तो उसमें जैसे कि खादर बांगर जैसे हिस्से हैं, तो वो वहाँ तक कि जहाँ पे जबकि जो बाढ़ की या फिर जो फ्लड आती है, तो उस फ्लड के आने की वजह से जो जल क्षेत्र जहाँ तक प्रभावित हो जाता है उस क्षेत्र को उसकी अपवाह द्रोणी कहा जाता है कि वहाँ तक ये नदी का एक प्रकार से क्षेत्र स्थित है। जिसके बाद हम बात करते हैं नदी तंत्र की। नदी तंत्र है कि जो नदी एक नदी है उसकी जितनी भी सहायक नदियाँ हैं उनके सभी हिस्सों को या फिर उसके जो सभी जो नदियां हैं उनको एक साथ मिला के हम इस एक नदी का पार्ट बोलते हैं। जैसे गंगा नदी है तो उसकी सैकड़ों सहायक नदियां हैं, तो उसी प्रकार अलग अलग नदियां उसके साथ होती हैं और अलग अलग नदियां एक साथ मिलके उनके जल प्रवाह के साथ मिलके गंगा नदी आखिर में समुद्र तक पहुंचती है, जिसको हम या फिर बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो उसके जो जितने भी नदियां उसके स्टार्टिंग पॉइंट से लेके उसके एंडिंग पॉइंट तक पहुंचती हैं, तो उसको एक प्रकार से नदी तंत्र कहते हैं। जिसके बाद हम बात करते हैं जल विभाजक, जिसमें कि कोई भी एक ऐसी क्षेत्र जो कि एक जो नदी है उसके बीच में आ जाता है या फिर जो किसी भी प्रकार से नदी के जो जो जल है या फिर जो नदी में जो जल प्रवाहित हो रहा है उसको बीच में से रोकता है, तो उसको हम जल विभाजक कहते हैं। जिसमें कोई भी एक प्रकार से क्षेत्र है जिसको हम या पर्वतीय या फिर उच्च भूमि या फिर कोई उच्चावच भूमि या फिर कोई हाईलैंड या फिर किसी भी प्रकार जैसे प्लेट्यूज वगैरह, तो इनको हम बोल सकते हैं कि ये एक प्रकार से जल विभाजक का कार्य करते हैं। इसमें हम बात करते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी एक अपवाह द्रोणी या फिर जिसका अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है वो है अमेजन नदी। और भारत की अगर हम सबसे बड़ी एक अपवाह द्रोणी या फिर अपवाह क्षेत्र के बारे में या फिर जो कैचमेंट एरिया है उसके बारे में हम बात करते हैं तो वो है हमारी गंगा नदी। जिसके बाद में हम बात करते हैं कि भारत में अपवाह तंत्र, कि भारत में अपवाह तंत्र में किन किन प्रकार की या फिर भारत में किन किन प्रकार की जो नदियां हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो भारत में मुख्यतः दो वर्गों में इसको बांटा जाता है, जिसमें एक तो है हिमालयन नदियां जिनको नित्य प्रवाही नदी भी कहा जाता है, और एक है प्रायद्वीपीय नदी है जो एक प्रकार से बरसाती जिन्हें कहा जाता है कि इनमें इतने ज़्यादा पानी की मात्रा नहीं होती है। लेकिन हिमालयन नदियाँ होती हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है, पानी भी बहुत ज़्यादा मात्रा में स्थित होता है। और जैसे कि हम हिमालयन नदियों की बात करते हैं तो हिमालयन नदियाँ हमारे जैसे सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, और उसके अलावा भी और भी इनकी बहुत सी सहायक नदियां हैं जो भी एक प्रकार से हिमालय से ही निकलती हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर प्रायद्वीपीय नदी उसमें है जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन पर इस प्रकार की नदियां जो कि एक प्रकार से एक माउंटेन से निकलती हैं, जो बरसाती नदियां हो सकती हैं और जो एक प्रकार से इतना ज़्यादा इनका कैचमेंट एरिया और या फिर इतना ज़्यादा इनके अंदर जल की मात्रा भी नहीं होती है। तो इस वजह से अगर हम बात करें नेक्स्ट इसके कुछ जो नए जो एक प्रकार से जो मैनलैंड या फिर एक प्रकार से जो लैंड का आकार बनाती हैं, तो उसकी हम बात करते हैं कि जो नए नए जो डिज़ाइन बनाती हैं, जो नदियाँ डिज़ाइन बनाती हैं, उसका हम बात करते हैं कि किस प्रकार से जो तो इसमें लिखा हुआ है कि जो हिमालय है उसकी जो निकलने वाली नदियाँ हैं, जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं वो एक प्रकार से गोर्जों का निर्माण करती हैं, क्योंकि गोर्ज के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेशर चाहिए होता है। और हम देखें तो ब्रह्मपुत्र और गंगा और इंडस या फिर सिंधु नदी, तो इनमें काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है। तो जिसको हम एक बार से गोल्स को हम एक वी आकार की घाटी कहते हैं, जिसमें कि कंटिन्यूसली नदी प्रवाह हो रही है। और जब हम बात करते हैं अपलैंड की या फिर जो नीचे की जो हिस्सा है वो ऊपर उठा जाता है और नदियां उनको कंटिन्यूसली क्रॉस करते जाते हैं, तो इस वजह से जो वहाँ का हिस्सा होता है उसका अपर्दन होता रहता है और अपर्दन होते होते वहाँ पे एक प्रकार से बिल्कुल खड्डा हो जाता है या फिर वी शेप आकार की एक घाटी बन जाती है, उसे गोर्ज कहते हैं। और इसकी अलग अलग हम बात करते हैं कि इसकी अलग-अलग एक प्रकार से बहुत सी अवस्थाएँ होती हैं, जिसमें कि हम बात करते हैं कि शुरुआत में हम उसकी बात करते हैं, तो वो होती है उसकी प्रारंभिक अवस्था जिसे जिसे या फिर जो शुरुआती अवस्था भी कहते हैं, जिसमें इसका प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है। और वो जब माउंटेन्स से नीचे आती है, तो माउंटेन से नीचे आने के बाद में उसकी वो मध्यम अवस्था हो जाती है। अभी उसकी प्रौढ़ अवस्था प्रौढ़ नहीं उसकी मतलब कि एक बार से तरुण अवस्था बोल सकते हैं, जिसमें कि वो जवान होती है, उसका इतना ज़्यादा प्रेशर
प्रेशर भी बहुत होता है, और लेकिन वो एक प्रकार से कि नियमित या फिर सीमित जगहों पे फैली होती है। और उसके बाद हम बात करते हैं उसकी प्रौढ़ अवस्था की, या फिर उसकी जो अंतिम अवस्था की, जो कि वो लगभग एक डेल्टा का निर्माण करती है, या फिर डेल्टा या फिर एक प्रकार से किसी भी एस्चुरी वगैरह का निर्माण करती है। तो उसको बोलते हैं हम फाइनली कि किस प्रकार से एक जो नदी है वो अलग अलग अपने प्रकार के जो अलग अलग जो मैदानी क्षेत्र हैं या फिर अलग अलग जो हिस्से हैं उनमें अलग अलग प्रकार से वो काफ़ी अलग अलग एक प्रकार से मतलब लैंड्स या फिर लैंड का आकार बनाती है। जिसमें हम बात करते हैं विसर्प की या फिर एक प्रकार से सर्पिलाकार जो होती हैं, सर्पिलाकार जो नदी का जो रूट होता है उसके बारे में बात करते हैं, जिसमें कि प्रौढ़ अवस्था में नदी मैदानों में प्रवाहित होती है। जब वो प्रौढ़ अवस्था में होती है या फिर जब वो एक प्रकार से माउंटेन से निकल के, या फिर हम हिमालयन नदियों की बात करें तो हिमालय से निकल के वो जो समुद्र या फिर जो समुद्र में पहुंचने से पहले वो एक प्रकार से मैदानी हिस्सों से गुजरती हैं। तो मैदानी हिस्सों में इसका काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी होता है, और इस वजह से ये कटाव भी काफ़ी ज़्यादा करते हैं, और इस वजह से इसका अपर्दन अधिक करते हैं। तो इसका कटाव इतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन अपर्दन इसका ज़्यादा होता है। इस वजह से ये घाटी को चौड़ा करती है, और घाटी को चौड़ा करने से मैदान में घाटी का ढाल बंद होने के कारण बल खाती हुई एक प्रकार से ये नदी बिल्कुल ही सर्पिलाकार या फिर एस आकार में एक प्रकार से इस नदी को आकार दे दिया जाता है। और साथ ही में एक प्रकार से जो विसर्प होता है, जैसे कि मिनांडर शेप में ये एक प्रकार से जो नदियां हैं ये बन जाती हैं। और उसी के साथ हम बात करते हैं कि गोखूर झील, तो गोखूर झील भी इसी से बनी हुई या फिर एक प्रकार से इसकी नदी की सर्पिलाकार गति से बनी हुई या फिर सर्पिलाकार आकार से बनी हुई एक प्रकार की झील है, जिसमें कि जब कंटिन्यूसली जो अपर्दन है कंटिन्यूसली जब जमीन से टकराती रहती है नदी, तो इस वजह से जो सामने की जो जगह है उसका कंटिन्यूसली कटाव होता रहता है, और कटाव होते होते एक स्थिति आती है कि नदी सामने वाली जगह जो सीधे मिल जाती है, और एक प्रकार से साइड में एक अलग ही एक प्रकार से झील का निर्माण हो जाता है, जिसे एक प्रकार से क्या कहते हैं हम, गोखूर झील। इसमें कि जो विसर्प का निर्माण करने होने, जिसमें मैदानी क्षेत्र में नदी की धारा दाएं बाएं बल खाती हुई प्रवाहित होती है, जिसको हम एक प्रकार से विसर्पाकार बोलते हैं या फिर सर्पिलाकार बोलते हैं, और वो विसर्प का निर्माण करती है। और जब नदी अपने विसर्प का त्याग कर सीधा रास्ता पकड़ लेती है, तो नदी का अपशिष्ट भाग ही गोखूर झील कहलाता है। जिसके हम बाद में हम बात करते हैं कि हमारी जो हिमालयन नदियों की हम सबसे शुरुआत में बात करते हैं, जिसमें कि मोस्टली अगर हम बात करें तो हमारे हिमालय की 3 नदियां हैं, जिनको अब अगर हम या फिर 3 नदी तंत्र है, जिनके काफ़ी ज़्यादा या फिर बहुत ज़्यादा उनकी जो सहायक नदियाँ भी हैं, जिनको हम मान सकते हैं कि ये एक प्रकार से हिमालय से ही निकली हुई हैं, या फिर अदर जो हिमालयाज़ के हिस्से हैं वहाँ से निकली हुई मान सकते हैं। जिसमें कि हम सबसे फर्स्ट या फिर सबसे हमारे नॉर्थ में स्थित एक सिंधु नदी तंत्र है। सिंधु नदी के बारे में हम बात करते हैं। उसके अलावा गंगा नदी तंत्र है, और फिर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु नदी एक प्रकार से सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में कैलाश श्रेणी में बोखारचू के एक ग्लेशियर से होता है। वहाँ पे ये पश्चिम की ओर बहती हुई लद्दाख में बुंगी नामक स्थान से प्रवेश करती है। तो ये शुरुआती अगर भारत में हम बात करें तो भारत में ये प्रवेश करती है सबसे पहले तिब्बत से स्टार्ट होती है, और भारत में ये लद्दाख में सबसे पहले प्रवेश करती है, जो कि लद्दाख में इसे प्रवेश करने के लिए पश्चिम की तरफ बहना होता है या फिर वेस्ट की तरफ, वेस्टर्न साइड में उसे बहना होता है। और अगर हम बात करें इसके अफवाह क्षेत्र की जो या फिर इसके कैचमेंट एरिया की, तो वो है लगभग 11,65,000 वर्ग किलोमीटर। और इसका अगर भारत के क्षेत्र की हम बात करें कि इसका भारत में कितना बड़ा क्षेत्र है, इसका कितना कैचमेंट एरिया है, वो लगभग 3,21,289 वर्ग किलोमीटर। और अगर हम सिंधु नदी की कुल लंबाई की बात करते हैं वो 2,880 किलोमीटर, और इसकी भारत में जितनी लंबाई है वो है 1,114 किलोमीटर। जिसमें हम बात करते हैं कि जो तिब्बत में अगर इस नदी का हम बात करें तो जिसे शिंगी खम्बान भी कहा जाता है या शेर का मुख भी कहा जाता है। जिसके बाद हम बात करते हैं कि जो सिंधु नदी तंत्र है, जिसमें कि अदर और जो कौन कौन सी जो श्रेणियों से वो गुजरती है, तो लद्दाख व जांस्कर श्रेणियों के बीच से बहती हुई लद्दाख और बाल्टिस्तान से गुजरती हुई ये नदी बाद में पाकिस्तान में एंट्री लेती है। पाकिस्तान में चिल्लस के निकट दर्दिस्तान प्रदेश में ये प्रवेश करती है, और उसके बाद में सिंधु नदी बलूचिस्तान व गिलगिट से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती हुई जहां काबुल नदी दाएं से इसमें मिलती है। तो अगर हम दाएं और बाईं नदियों की बात करें, तो अगर हम इसके मुहाने की तरफ या फिर इसके मुंह की तरफ जहाँ पे ये एंट्री ले है, फिर जहाँ से ये समुद्र में एंट्री ले रही है उसकी तरफ अगर हम मुंह करके खड़े होते हैं, तो हमारे जो दायां हाथ है, तो या फिर हमारा दायां हिस्सा है, उसकी तरफ से जो नदियां आने वाली हैं वो है दाईं तरफ की नदियां या फिर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। और जो
बाईं तरफ से आने वाली नदियां हैं वो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, जिसमें हम बात करें कि सहायक नदियां कौन कौन सी है, तो दाएं से मिलने वाली नदी है या हिमालय पर्वत से आने वाली नदी है, तो वो है जैसे शोक, गिलगिट, जांस्कर, हुंजा, नुब्रा, शिगार, गॉस्टीन व द्रास नदियां हैं। और अगर हम दाएं से बात करें कि दाएं दाएं क्या ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। और उसके बाद हम बात करते हैं कि बाईं तरफ से आने वाली नदी जो कि एक प्रकार से सुलेमान माउंटेन से भारत में या फिर सुलेमान माउंटेन से सिंधु नदी में प्रवेश करती हैं, तो वो या फिर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, तो वो है कुर्रम, काबुल, तोची, गोमल, झावे, कंदर, बिबोआ और संगर नदियां इसमें मिलती हैं। और हम इसके बाद बात करते हैं कि ये नदी दक्षिण की ओर बहती हुई मिठानकोट के पास पंचनद का जल प्राप्त करती है, और जहाँ पे झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज नदियां, इन पांचों नदियों का एक साथ से ये इसमें मिलते हैं। जो कि सतलज नदी की अगर हम बात करें तो सतलज नदी मेनली इस जो सिंधु नदी है उसमें डायरेक्ट मिलती है। बाकी सभी नदियां जैसे कि झेलम, चिनाब, रावी और व्यास ये सभी सतलज नदी में जाके मिलती। और अगर हम बात करें कि भारत में सिंधु नदी केवल लद्दाख क्षेत्र में बहती है, ना कि ये हमारे जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में, क्योंकि जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में सिंधु नदी बिल्कुल भी प्रवेश नहीं करती है। जम्मू कश्मीर के क्षेत्र से इसकी एक दो सहायक नदियां जरूर आती हैं, लेकिन ये नदी सिंधु नदी खुद जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में बिल्कुल भी प्रवेश नहीं करती, जबकि ये केवल लद्दाख से डायरेक्ट पाकिस्तान के अंदर चली जाती है। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि सहायक नदी है, फिर कुछ इंपॉर्टेंट सहायक नदी है, जैसे कि फर्स्ट अगर हम नदी की बात करते हैं वो झेलम नदी, इसका पुराना नाम वितस्ता भी है, जो एक प्रकार से इसका अगर हम उद्गम क्षेत्र की बात करते हैं वो पीर पंजाल में शेषनाग झील से, जो कि वेरीनाग झरने के पास में, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसकी लंबाई लगभग 725 किलोमीटर है। यह जंग जो पाकिस्तान में स्थित एक जगह है, वहां चिनाब से मिलने वाली पहली नदी है। ये चिनाब में जाके मिल जाती है। और झेलम नदी में हाउस बोट्स या फिर शिकारा भी काफ़ी ज़्यादा चलाए जाते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर के इलाके में या फिर श्रीनगर में काफ़ी ज़्यादा ये स्थित है। और श्रीनगर जो डिस्ट्रिक्ट है या फिर जो जम्मू कश्मीर की राजधानी भी है एक प्रकार से, तो वो इसी नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले वुलर झील से निकलते ही यह एक गोर्ज का निर्माण करती है, और भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील या फिर मीठे पानी की झील जो कि वुलर झील है, ये इसी में यही स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके ऊपर बहुत सी परियोजनाएं भी चल रही हैं, जो कि एक तो तुलबुल परियोजना है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, और साथ ही में दूसरी उरी परियोजना है जो भी जम्मू कश्मीर में ही स्थित है। उरी में किशनगंगा नदी झेलम से मिलती है, और जहाँ जहाँ से स्टार्ट हो रही है किशनगंगा परियोजना, तथा वहाँ पे ही एक किशनगंगा अभ्यारण्य भी स्थित है। जिसके बाद हम बात करते हैं सेकंड नदी की, जो कि इससे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नदी है, वो है चिनाब नदी, जो कि हिमाचल प्रदेश के बड़ा लाचला पास से या फिर दर्रा से इसका उद्गम होता है, जहाँ पे चंद्रा और भागा दो अलग अलग नदियाँ या फिर अलग अलग दो धाराएं एक जगह मिलकर चिनाब नदी का निर्माण करती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हिमाचल प्रदेश के केलोंग के निकट तांडी में ये दोनों आपस में मिलती हैं, चंद्रा और भागा नदियाँ, और इनका उपनाम या फिर इस नदी का उपनाम एक प्रकार से चंद्रभागा इन दोनों नदियों के नाम पर, या फिर अस्किनी नदी भी इसका एक उपनाम है, या फिर उपनाम या फिर हम प्राचीन नाम हम इसका मान सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं इसका बहाव क्षेत्र किन किन जो स्टेट्स हैं वहाँ पे स्थित है, तो वो है हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के मिठानपुर के पास यह हिमाचल प्रदेश में तो ये बहती ही है, और फिर ये जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है, और जम्मू कश्मीर के मिठानपुर में ये नदी सिंधु नदी में मिल जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी भारत में लगभग 1180 किलोमीटर बहती है, और इसमें भी अलग अलग परियोजनाएं चल रही हैं, जैसे बगलियार परियोजना जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, दुलहस्ती परियोजना जो भी जम्मू कश्मीर में स्थित है, और सलाला परियोजना जो भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। जिसके बाद हम थर्ड इंपॉर्टेंट रिवर जो कि रावी नदी है, जिसके बारे में हम बात करते हैं, तो ये हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से इसका उद्गम स्थान है, जहाँ पे इसका यहाँ या फिर इसका उपनाम या फिर प्राचीन नाम एक प्रकार से परुष्णी नदी है। और यहीं इसका बहाव क्षेत्र अगर हम बात करें तो ये चंबा घाटी हिमाचल प्रदेश से पंजाब फिर सराय जो पाकिस्तान में चिनाब में मिल जाती है। तो ये चंबा घाटी जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ पे से पंजाब के अंदर प्रवेश करती है, और फिर ये सराय एक जगह है जहाँ जो कि पाकिस्तान में स्थित है या फिर पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में स्थित है, तो वो वहाँ से चिनाब में मिल जाती है। और उसके बाद में हम बात करें तो ये पीर पंजाल और धौलाधर जो हमारी जो हिमालयन रेंजेज हैं इनके बीच से प्रवाहित होती है। इसकी कुल लंबाई 720 किलोमीटर है, जो कि पंजाब के पठानकोट में थीन बांध में स्थित है। थीन बांध यहीं पे स्थित है,
और थीन बांध का उपनाम महाराजा रणजीत सिंह बांध भी है, जो कि 1999 में रखा गया था। और भारत पाक के मध्य ये एक विवादित नदी है। और अगर हम बात करें नेक्स्ट रिवर की, जो है व्यास नदी, जिसमें कि ये रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से ये नदी का उद्गम स्थित है और यह कुल्लू घाटी से गुजरती है और धौलाधर श्रेणी में काती और लारगे में महाखंड या फिर गोर्ज का निर्माण करती है। इसके बाद हम बात करते हैं इसका बहाव क्षेत्र किन किन स्टेट्स में है, तो हिमाचल प्रदेश, फिर हिमाचल प्रदेश से ये पंजाब, और पंजाब में हरिकी के पास ये सतलुज नदी में मिल जाती है, जहाँ पे हरिके बांध भी स्थित है। इसके बाद जो सतलुज नदी के ऊपर स्थित है। और उसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर अलग अलग सी परियोजनाएं भी चल रही है, जैसे लारजी बांध परियोजना जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, पोंग बांध परियोजना जो कि हिमाचल प्रदेश में है, या फिर हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना भी है ये पंडोह परियोजना जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जिसके बाद हम फिफ्थ रिवर या फिर सबसे बड़ी रिवर या फिर सबसे इंपॉर्टेंट रिवर जो है वो है सतलज नदी, जिसका उद्गम स्थान मानसरोवर के निकट राकसताल जो कि तिब्बत में स्थित है, जो कि लगभग 4555 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक ग्लेशियर है, जहां से सतलज नदी का उद्गम क्षेत्र स्थित है, जिसे तिब्बत में लोंगचेन खंबाब नाम से भी जाना जाता है। और भारत में प्रवेश करने से पहले यह 400 किलोमीटर सिंधु के समानांतर बहती है और उसके बाद में भारत में प्रवेश करती है। इस नदी की कुल लंबाई लगभग 1450 किलोमीटर है और रोपड़ में यह एक गोर्ज का निर्माण करती है या फिर एक गोर्ज से निकलती है और हिमाचल प्रदेश में सिपकिल्ला दर्रा से पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है और यह एक पूर्ववर्ती नदी है जो पूर्ववर्ती या फिर पूर्व दिशा में बहती है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके उपनाम है, जैसे सदानीरा, सतुद्री, इसके अलग अलग उपनाम या फिर प्राचीन नाम भी हैं। इसकी सहायक नदी है स्पीति जो कि लाहौल स्पीति क्षेत्र से निकलती है, तो इसे स्पीति नदी इसकी एक सहायक नदी है। और हिमाचल में नाथपा झाकरी परियोजना इसके ऊपर चलाई जा रही है। उसके बाद हम बात करते हैं कि भाखड़ा बांध परियोजना जो बिलासपुर या फिर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में स्थित है। इस बांध के पीछे कृत्रिम क्षेत्र गोविंद सागर में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और नांगल बांध रूपनगर जो कि रोपड़ या पंजाब में स्थित है, वहां पे नांगल बांध परियोजना चल रही है। हरिके बैराज बांध परियोजना जो कि पंजाब में स्थित है, जो सतलज और ब्यास नदी पर बनी है, फिर सतलज और ब्यास नदी के संगम क्षेत्र में बनी है, एक काफी बड़ी या फिर काफी इंपॉर्टेंट एक नदी बांध परियोजना है। इसके बाद हम बात करते हैं हुसैनी वाला बांध परियोजना जो कि पंजाब में है, पंजाब के फाजिलका या फिरोजपुर क्षेत्र में स्थित है। यह भारत की सबसे प्राचीन नहर गंगा नहर इसी से निकाली गई है, जो कि राजस्थान के नॉर्थ में या फिर गंगानगर, जैसे गंगानगर और हनुमानगढ़ के इलाकों में ये नदी बहती है, फिर ये नहर बहती है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी या फिर जीवन रेखा के रूप में वहाँ कार्य करती है। यह नदी मिठानकोट में पाकिस्तान में स्थित एक क्षेत्र मिठानकोट के पास ये चिनाब से मिलती है, या फिर चिनाब नदी सतलज नदी में मिलती है और उसके बाद में ये सिंधु नदी में मिल जाती है। अगर हम बात करें सिंधु की अन्य सहायक नदियों की, जो कि है जैसे कि जास्कर नदी, जास्कर क्षेत्र में सरचू नामक पठारी विभाग से यह निकलती है, जो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर की सीमा में स्थित है। यह नदी पहले उत्तर दिशा से पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है और होती हुई नेमू के पास सिंधु में मिल जाती है, जो कि हमारे जम्मू कश्मीर या फिर लद्दाख के क्षेत्र में स्थित है। उसके बाद हम बात करते हैं कि सिंधु नदी कराची के पूर्व में अरब सागर में मिल जाती है या फिर उस अरब सागर में गिर जाती है। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि एक प्रकार से इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्से होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो ये 3 कंट्रीज से चलती है। जैसे कि फर्स्ट हम स्टार्टिंग की बात करते हैं सिंधु नदी की, तो वो स्टार्ट होता है तिब्बत से और फिर तिब्बत के बाद में ये इसका काफ़ी बड़ा हिस्सा जो कि भारत में प्रवेश करता है और भारत के लद्दाख क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा दूरी तक ये बहती है और फिर उसके बाद में पाकिस्तान में ज़्यादातर इंपॉर्टेंट हिस्से इसके पाकिस्तान में ये बहती है। और भारत से निकलने वाली बहुत इंपॉर्टेंट नदी है जैसे सतलज, व्यास और चिनाब, रावी, ये अलग अलग नदियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर्स जाके पाकिस्तान में ही इस सिंधु नदी में मिलती हैं। और अगर हम बात करें तो इन नदियों के ऊपर भारत और पाकिस्तान के बीच में काफ़ी अच्छे समझौते भी हैं और जिसमें कि कुछ या फिर 3 रिवर्स का पानी यूज करेंगे पाकिस्तानी और 3 रिवर्स का पानी यूज करेंगे हम इंडियंस। तो इस प्रकार हम इन 3 रिवर्स के ऊपर ही एक प्रकार से बांध का निर्माण कर सकते हैं, बाकी 3 नदियों के ऊपर हम बांध का निर्माण नहीं कर सकते अगर हम हमारी जो एक पुरानी एक ट्रीटी है जिसके अनुसार अगर हम बात करते हैं तो। इसके बाद इसमें आज हमने पढ़ा कि जो सिंधु नदी है उसका अपवाद क्षेत्र के बारे में आज हमने पढ़ा। हम नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे जो हमारे इसी चैप्टर का अगला हिस्सा जिसमें गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर है, उनके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।